नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने फाइंड आउट करने के लिए बताया, जिससे कि वो क्या होती है कि जिस प्रीवियस लेक्चर जो था वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि उस टाइप के न्यूमेरिकल कंपटीशन में पूछते हैं, उससे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा तो नॉर्मली पढ़ के जाता है पेपर में, लेकिन पेपर में नॉर्मली तो आया नहीं, थोड़ा एडवांस टाइप का आ जाता है कंपटीशन में, जिससे बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। और जिस बच्चे को मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया, वो बच्चा यदि इस टाइप से पढ़ा तो वो पेपर कर ले जाएगा। तो इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। हमें डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और खुद को इंप्रूव करना है। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री समझा ले जाऊंगा और मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, क्योंकि मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा, ठीक है, कंटिन्यू। अब बोर्ड पे देखो, मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भर के आते हैं, जो भी आएंगे मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। डेरिवेशन होगा और एरेनियस इक्वेशन होंगे, तो एरेनियस इक्वेशन से मैं हर चीज आपको समझा ले जाऊंगा। यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो बेटा हमारा टॉपिक अब शुरू होने जा रहा है। मैंने बताया कि मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किस पे? रेट कांस्टेंट पे। अब रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका इफेक्ट हो क्या रहा है, जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। इससे इंक्रीज डिक्रीज वगैरह क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है। अब बेटा जैसे कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एरेनियस इक्वेशन, जो कि स्टार्ट टॉपिक है। एरेनियस इक्वेशन, एरेनियस साहब ने क्या बताया? एरेनियस साहब ने हमें यह बताया कि जो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो फंक्शन किसका होता है? टेम्परेचर का होता है। तो हम लिख देंगे कि एरेनियस साहब इज सजेस्टेड दैट, या एरेनियस इक्वेशन इज सजेस्टेड दैट के इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरेनियस इक्वेशन सजेस्टेड दैट, या एरेनियस सजेस्टेड दैट लिखे या साहब लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक आपको क्लियरली समझ में बेटा आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब देखिए मैंने क्या बताया, एरेनियस साहब ने क्या बताया। तो एरेनियस साहब ने आपका बताया, एरेनियस सजेस्टेड इक्वेशन in which describe इन्होंने क्या किया कि k is a function of temperature। जिसे T से डिनोट करते हैं। तो एरेनियस साहब ने हमें बताया कि एरेनियस सजेस्टेड इक्वेशन इन विच डिस्क्राइब के इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो हमारा के हो गया, जो हमारा ये कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इसके बेसिस पे हम देखते हैं एरेनियस साहब ने क्या बोला। तो एरेनियस साहब ने बताया कि के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एरेनियस साहब ने हमें बताया कि के इक्वल टू, एरेनियस साहब ने हमें बताया कि
K इक्वल टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो अब बेटा बात आती है कि सर ये बताओ कि क्या होता है, K क्या होता है। बात आती है कि बेटा ये बताओ क्या होता है, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। बात आती है ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। बेटा ये सब चीजें होती हैं। अब ये चीजें होती हैं तो हम बारी बारी से एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे और हम इसको लिखेंगे कि इसका वैल्यू क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप पहले से ही जानते हो बेटा कि K क्या होता है आपका, जैसे आप पहले से ही जानते हो तो K इक्वल टू चल रहा है, K इक्वल टू जैसे आप जानते हो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और एक और नया नाम आ गया स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। एक और नया नाम आ गया, मैंने बताया था कि मैं हर चीज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, इसलिए थोड़ा जो जो मिलता है मैं बताते जाता हूं ताकि आपको कहीं भी कुछ मिले तो आप कंफ्यूजन वाली बात ना हो। K इक्वल टू रेट कांस्टेंट जो पहले से जानते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट पहले बता दिया। आज नया सुनने को मिल रहा है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। A इक्वल टू फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यहां तक आपने बेटा देखा तो यहां दो चीज देखा कि K का वैल्यू सर ने लिखा कि रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट होता है। A इक्वल टू फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और इसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर लें कि एरेनियस, एक बार और बता दे रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट एरेनियस इक्वेशन, जो कि आपका स्टार टॉपिक है, यहां पे स्टार डाल लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। तो इससे क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा। एरेनियस सजेस्टेड दैट, इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो हमारा K क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो इन्होंने बताया कि K इक्वल टू ए ई को पावर माइनस ई अपॉन आर टी, K इक्वल टू रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, A इक्वल टू फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहां तक बेटा आप जल्दी से नोट डाउन कर ले। जल्दी से आप नोट डाउन कर ले। जल्दी से आप नोट डाउन कर लिए आपने। चलिए, यहां तक तो दो को मैंने लिखवा दिया और बाकी को भी लिखवाने जा रहा हूं। K इक्वल टू ए की पावर इतना हो गया। तो अब बात आती है कि बेटा और सर ये बताओ कि ये क्या होता है। तो बेटा एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी, बात आती है कि सर एक्टिवेशन एनर्जी तो आपने लिख दिया, तो सर बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा, वैसे मैं बता दे रहा हूं क्या होता है। जब मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जो आउट ऑफ एनर्जी होता है वो रिमेनिंग पार्ट में जो बचते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट में एनर्जी बचते हैं उसे हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे एनर्जी बचते हैं उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आगे हम आपको इसका पूरा डिटेल बताएंगे। R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल इसका 8.314 सही तो था जूल पर मोल पर केल्विन, और एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज जो है जूल में होगा। ठीक है, तो यहां तक बेटा आपने लिख लिया होगा।
E इक्वल टू सर ने बताया एक्टिवेशन एनर्जी, R इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि आपका होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इसका होता है। यहां तक बेटा आप नोट डाउन इजिली कर लें, उसके आगे फिर बताऊंगा। हो गया, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब बात आती है टी का। जब रिलेशन बताऊंगा तो ध्यान से समझना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अब टी होता है, क्या होता है? टेम्परेचर होता है। कहां होगा? इन केल्विन। टेम्परेचर जो होते हैं केल्विन में होते हैं। अब बात आती है कि के, अब यहां पे रिलेशन पे फोकस करना है। यदि के को बढ़ा रहे हैं तो ये अपन आरटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। के को यदि बढ़ा रहे हैं तो ये अपन आरटी डिक्रीज करेगा। तो ये अपन आरटी कैसे डिक्रीज करेगा ये सब मैं आपको बताऊंगा और आपको समझा ले जाऊंगा। तो देखिए रिलेशनशिप से मैं बता रहा हूं, के इक्वल टू ये अपन आरटी, यानी कि मैंने के का वैल्यू बढ़ाया तो ये क्या किया? डिक्रीज किया। फिर मैंने क्या किया कि ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या किया? फिर डिक्रीज किया। जब ये डिक्रीज किया तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ये अपन आर टी लिख सकते हैं। 1 अपॉन ये अपन आर टी लिख सकते हैं। तो ये बेटा जैसे इंक्रीज करेगा, ये बेटा इंक्रीज करेगा तो हमारा ये इंक्रीज करेगा तो हमारा ई के पावर माइनस ये अपॉन आर टी भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आपको इतनी समझ में आ गया होगा। ई के पावर है ई अपॉन आर टी, मिस्टेक हो गया। तो यहां तक आपको इजली समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है तो इसको मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई दिक्कत वाली बात आपको ना हो और दिक्कत वाली बात आपको कोई ना आए, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैंने क्या किया कि के को इंक्रीज किया, के को इंक्रीज किया तो ये ओपन आरटी डिक्रीज किया और ई के पावर माइनस ये आरटी डिक्रीज किया तो फिर क्या होगा? 1 अपन ई के पावर माइनस ये ओपन आरटी इंक्रीज किया और या और लिख सकते हैं और ई के पावर माइनस ये ओपन आरटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये रिलेशन आपको ये याद रखिएगा, इसे ट्रिपल स्टार मार लीजिए, इससे क्वेश्चन पुटअप होता है पेपर में। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट लिख लेंगे, यहां पे लाइन घेर के, टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज सोर्स इन वेरीज, यानी कि ये क्या होता है? टेम्परेचर सोर्स जो होता है वेरी करता है, जो भी होता है वो क्या होते हैं? केल्विन में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डाउट वाली बात यहां तक नहीं आई, यहां तक आपको क्लियरली हर चीज समझ में बेटा आ गया। आप बेटा इसको नोट डाउन कर लो, इसके आगे फिर मैं बताऊंगा जो भी होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो और नीचे वाला रिलेशन याद रखना क्योंकि उससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया, तो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और इसके आगे फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा, ठीक है।
अब इसका डेरिवेशन वगैरह देखा जाएगा कि डेरिवेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, अब बेटा हम डेरिवेशन देखेंगे कि डेरिवेशन इसका कैसे करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, ई के पावर ए अपॉन आर टी सपोज, तो ई के पावर ए अपॉन आर टी, तो कहने का सेंस ये होता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, ये क्या होते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बेटा जैसे आपको दिख रहा है कि यहां पे e के पावर माइनस ई के पावर ए अपॉन आर टी, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इज इक्वल होते हैं और ग्रेटर होते हैं किसके भाई, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होंगे और ग्रेटर होंगे। यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहां तक डाउट वाली कोई बात नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को आप ई से डिनोट करते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप ये से डिनोट करते हैं, लिख लीजिए, आप बहुत प्यारे बच्चे हो, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं इसको अब क्लियरली आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हो k इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, हमने मान लिया कि t इक्वल टू इज फाइनाइट, तो 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0। जैसे कि t इक्वल टू इंफिनिटी लेते हो तो 1 अपॉन टी हो गया, तो 1 अपॉन टी यहां पे है ना, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैंने लिखा k इक्वल टू ए अपॉन आर टी, तो इसको हम लिख सकते हैं e के पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो हमने क्या किया कि 1 अपॉन टी इक्वल टू 0, तो e के पावर माइनस ई अपॉन आर टी इक्वल टू 0, यानी कि e के पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू आपका 1 हो जाता है, और जब 1 हो जाएगा तो कहने का सेंस क्या हो जाएगा, जब 1 हो जाएगा तो कहने का सेंस हो गया कि k इक्वल टू ए। कोई डाउट वाली बात यहां तक नहीं है। अब यहां तक नहीं है तो यहां तक बेटा एक बार समझें, उसके बाद फिर मैं नोट डाउन कीजिएगा। मैंने ये अपन आर टी, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी जो इक्वल होता है और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होता है, k इक्वल टू ए ई पर ये अपन आर टी, t इक्वल टू इंफिनिटी 1 अपन t इक्वल टू 1 अपन इंफिनिटी इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई अपन आर टी, तो e इक्वल टू ई अपन आर टी, e के पावर ई ए आर इंटू 0, e के पावर 0 इक्वल टू 1। तो कहने का सेंस k इक्वल टू ए आपका इक्वल हो जाता है। यहां तक बेटा अच्छे से नोट डाउन करें। ठीक है, अब हमारा आ गया, अब इसके बाद की कहानी, अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, अब डेरिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अब डेरिवेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब डेरिवेशन को हम लोग क्लियरली
देखेंगे। तो डेरिवेशन को हम क्लियरली देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा आया k इक्वल टू ए आया, और हमारा एरेनियस का जो इक्वेशन है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं k इक्वल टू ए पावर माइनस ए अपॉन आर टी। एरेनियस इक्वेशन ये है, ठीक है। हमारा यहां आया डेरिवेशन में, ये तो रहने दीजिए, यहां से देखिए जो इसके नीचे था ना वो आ गया यहां k बराबर ए। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यानी कि लॉग k इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, k इक्वल टू ए अपॉन आर टी फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नहीं तो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ने क्या कर दिया। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लॉग के लॉग ए अभी तो इसको लिख दे, डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर दें या लिख के कर दे रहे हैं, ई अपॉन आर टी का आपका है 1 अपॉन टी। अब बेटा इस टर्म को क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करके सर बताओ कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे और आपको हम बता ले जाएंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो ठीक है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, इसको भी डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये आपका इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग के को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा देखते हैं। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओ सॉरी यार, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी। लॉग को एल एन भी लिख सकते हैं, एल एन के इक्वल टू एल एन ए डी अपॉन डी टी माइनस ए अपॉन आर 1 अपॉन टी। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट करो, डी अपॉन डी टी लॉग के इक्वल टू, ये कौन से टर्म होता है वो 0 हो जाता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये अपन आर आएगा, 1 बाई टी का क्या होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाता है। तो इसको लिख लेना, सिंस 1 अपॉन टी डी अपॉन डी टी 1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है जब डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां तक बेटा आपको क्लियरली इतनी समझ में आ गया होगा। इस डेरिवेशन को मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। डी अपॉन डी टी लॉग के या एल एन के 0 हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये अपॉन आर टी का स्क्वायर। तो यहां तक आपको क्लियरली बेटा समझ में आ रहा होगा कि सर ने क्या किया। अब इसको बेटा हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया, इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। उसके बाद देखिए फॉर्म इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से लेंगे। अब देखिए क्या ले रहे हैं, टेकिंग TEM
taking temperature T1 at temperature T1 at K1 and temperature T2 at K2। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इस टेम्परेचर को मिटा के यहां पे लिख दे रहा हूं कि किसके अंदर आ जाएगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। फॉर्म इक्वेशन 2, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इक्वेशन हमारा फोर्थ क्या आएगा, तो देख रहे हैं अब क्या लिखेंगे। तो मैंने लिखा कि आपका log K2 इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन R T2 इक्वेशन फोर्थ। फिर log K2 इक्वल टू log A माइनस EA, अच्छा ये K1 है, ये T1 है, T2 है, E अपॉन R, ये T1 है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड का ये लिखा, तो मैंने लिखा कि फॉर टेकिंग टेम्परेचर T1 एट टेम्परेचर कांस्टेंट K1 एंड T2 एट टेम्परेचर कांस्टेंट K2, तो log K2 इक्वल टू log A E अपॉन R T2 फॉर K2 E अपॉन log इतना इक्वल टू इतना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 4 माइनस 5, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, log कॉमन आ जाएगा, उसके बाद K2 माइनस K1 हो जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ये बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपॉन R टेम्परेचर का 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ठीक है, यहां तक बेटा आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूंगा। जैसे मैंने बताया K इक्वल टू ए टेकिंग log ऑफ साइड log K इक्वल टू log A E अपॉन RT इक्वेशन टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर D अपॉन DT log K D ln A अपॉन DT जो कांस्टेंट टर्म होता है 0 हो जाता है, E अपॉन 1 अपॉन T D अपॉन DT log K 0 माइनस E अपॉन R, और 1 बाई T को जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 1 बाई T स्क्वायर होता है। तो ln K इक्वल टू E अपॉन RT इक्वेशन थर्ड, तो फॉर्म इक्वेशन 2 टेकिंग टेम्परेचर T1 एट K1 and temperature T2 at temperature constant K2, तो log K2 इक्वल टू log A E अपॉन T2 और K1 के साथ T1, और इनको घटाया तो log इक्वल टू K2 माइनस K1 इक्वल टू E अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन। Arrhenius इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि बेटा आपने पढ़ा कि ln इक्वल टू ln K इक्वल टू 2, उसके बाद आपने पढ़ा E अपॉन RT प्लस ln K। आपने यहां तक पढ़ा ln K के 2 जगह, यहां पे A होगा ना, ln A, तो कहने का मतलब ln K इक्वल टू E अपॉन RT प्लस ln A। तो कहने का मतलब कि आपने ये इक्वेशन पहले पढ़ रखा है, और उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता ही है y इक्वल टू mx प्लस c, उसके बेसिस पे आपका ग्राफ जो भी होगा रिप्रेजेंट होगा। ln का वैल्यू जैसे मैं हटाऊंगा तो बेटा ln जैसे मैं हटाऊंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 2.303 के, उसके बाद ये अपॉन RT प्लस ln हटाओ 2.303 A। ठीक है, कोई डाउट वाली बात यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो हमसे पूछ सकता है कि सर आखिर बताओ कैसे हुआ। कोई डाउट वाली बात?
डाउट वाली बात है ना, इसीलिए तो मैं लिखता हूं ताकि आपको आता है कि नहीं आता है। तो 2.303 log k, 2.303 log a। अब ये बात आ गया तो log k इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, तो ई अपॉन आर 1 अपॉन टी, और ये जो है मल्टीपल में आ जाएगा 2.303 प्लस लॉग ए। यहां तक कोई डाउट? तो हम लिख सकते हैं कि लॉग के इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी प्लस लॉग ए। यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं? बताइए इजली की कर सकते हैं कि नहीं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमारा आया कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए कि y प्लस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया कि नहीं? तो यहां तक तो आ गया आपका, तो यहां तक आ गया आपका, सिंबल छूट रहा, यहां तक आ गया। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बेटा जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे y आपका log k है और x के फॉर्म में 1/t है और c आपका क्या है? log a है। तो यहां से आपको ग्राफ पूरा क्लियर मैं दिखा दिया। तो एक बार और देख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेनियस इक्वेशन ln k इक्वल टू a अपॉन rt ln a, log k इक्वल टू a अपॉन rt प्लस 2.303 log a, log k इक्वल टू माइनस, इधर आएगा तो ये माइनस ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a, log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपका इक्वेशन आता है। और इसका ग्राफ क्या होता है? y एक्सिस, y एक्सिस पे आपका बेटा क्या है? log k है। तो ये आपका सर ने लिखा log k, सर ने लिखा log k। अब बात आती है mx प्लस सी, तो mx, तो x आपका क्या है? t के रिप्रेजेंट में है, तो 1/t या t इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है ये अपॉन 2.303। अब इसका स्लोप क्या होगा? तो बेटा इसका स्लोप निगेटिव जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। जब इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा तो इसका हमें स्लोप मिलेगा निगेटिव, यानी कि माइनस ए अपॉन 2.303, उसके बाद क्या है? r। ये आपका ये निगेटिव आपका स्लोप मिलेगा और ये आपका log a का है, log a, यहां से यहां तक के बीच log a है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहां आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये स्लोप है तो स्लोप लिख ले, वैसे तो मैंने मुंह से बोल दिया, लेकिन आप स्लोप लिख ही ले, नहीं तो फिर बोलेंगे कि सर ने आपने बताया ही नहीं। तो ये वाली बात ना होना चाहिए कि सर ने आप बताया ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार और समझ ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ln k इक्वल टू ए अपॉन rt प्लस ln a, 2.303 log k e upon rt plus 2.303 log a, log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a, log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 r और 1 अपॉन t प्लस log a। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, तो यानी कि हमारा y एक्सिस पे log k है, तो y एक्सिस पे log k है, m का कोफिशिएंट x है, तो m का कोफिशिएंट 1/t है। मैं जो लिखा है वो पूरा दिखाया, और ये डिक्रीज करेगा तो ये माइनस ए अपॉन 2.3, इसका स्लोप निगेटिव आएगा। एरेनियस इक्वेशन इज क्लियरली कंप्लीटेड। कहने का मतलब कि टेम्परेचर और इसका आप समझ सकते हैं कि ये 1/t है, ये log k है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहां तक डाउट वाली कोई बात नहीं है।
आप इसको नोट डाउन इजिली कर ले, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं। अब मैं आपको बेटर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। देखिए ये एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है, शायद एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। द रेट ऑफ ए particular reaction quad refills when the temperature, इसका यूनिट केल्विन में होता है, टेम्परेचर चेंज फॉर 293 केल्विन, 293 केल्विन, T1 का वैल्यू दे दिया है 2313 केल्विन, T2 का वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट the energy of activation of reaction। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। R आपका गिवन है, R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पर मोल। ठीक है बेटा, अब यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसके बाद जो भी सिलसिला होगा उसको देखा जाएगा कि हमें करना क्या है आखिर। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं क्या करना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि द रेट ऑफ द पार्टिकुलर रिएक्शन क्वाड रिपेल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज, यानी कि जब ये रिपेल कर रहा है तो टेम्परेचर चेंज कर रहा है 293 केल्विन से 313 केल्विन तक।
तो कैलकुलेट एनर्जी ये हमें निकालना है और हमारा आर का वैल्यू गिवन है। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो कि आपकी कर ले जाओगे, इसमें नो डाउट है। ये न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे, नो डाउट। देखिए आंसर गिवन T1 इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इक्वल टू 313 केल्विन, R इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो हमने जैसे पढ़ा कि क्वाड्रिपल पार्टिकुलर रिएक्शन रेट, वाह जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां पे क्या कर रहा है कि क्वाड रिपेल कर रहा है, यानी कि 4। क्वाड कहने का मतलब क्या होता है कि फोर्थ भाग, यानी कि 100 का फोर्थ भाग, तो वो क्वाड हो जाता है। तो क्वाड रिपेल है, तो यहां पे K1 K2 का वैल्यू गिवन है 4। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वहीं पे फंसा दिया बच्चा को, K1 K2 का पता नहीं चलेगा और वो बच्चा फंस जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हो, क्या जानते हो, वी नो डैट log K2 by K1 इक्वल टू K2 by K1 इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, E अपॉन R, उसके बाद क्या पढ़ा था 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, कुछ और पढ़ा था। इक्वेशन देख लो एक बार, यही पढ़ा था हम लोगों ने, सही है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा, तो log K2 by K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मान लिया कि इसे इक्वेशन फर्स्ट, सपोज पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग पुट करेंगे तो लॉग हमारा क्या आ जाएगा 4/1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303, और ये आपका रेट गिवन है, यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपका गिवन है। देन 1 अपॉन T1 293 माइनस, शायद यही है 293, T2 है 313। ठीक है, हमें बेटा यहां पे ये निकालना है, तो पहले log 4 का वैल्यू लिख लेंगे। log 4 का वैल्यू 6021 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी आएगा 293 इंटू 313। अब दोनों को घटा दो, 313 माइनस 293। जैसे ये हुआ तो हमें क्या करना है कि ये का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम पहले लिख लेंगे 0.6021 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इंटू इसको जब लेस करेंगे घटाएंगे तो 20 अपॉन 293 अपॉन 313 आएगा। जब ये इतना आएगा तो बेटा हमें ये का वैल्यू फाइंड करना है, तो देयरफॉर EA इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और फिर ये भी आएगा इंटू 293 इंटू 313 अपॉन, और ये हो गया, ये तो आपका चला गया इधर, और ये जो हो जाएगा इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो अपॉन 20।
अब इसके आगे देखते हैं, पहले आप समझिए थोड़ा एक बार और। लिख रहा है कि रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रिपल कर रहा है, यानी कि क्वाड्रिपल कर रहा है, यानी कि हमारा K2/K1 का वैल्यू क्वाड्रिपल गिवन है 4, यानी कि K2/K1 का वैल्यू गिवन है 4, यानी कि मैंने बताया कि 1/4। तो व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, तो इसका टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है 293 केल्विन टू 313 केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. Given T1 is equal to 293 Kelvin, T2 is equal to 313 Kelvin, R is equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. We know that 2.303 log K2/K1 is equal to E upon R 1/T1 minus 1/T2. Log K2/K1 is equal to E upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2. Equation first. इक्वेशन में सब वैल्यू पुट किया तो ये क्वाड है तो 4, ये 2.3 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, 293 T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू 313 है, जब इसको किए log 4 का वैल्यू 0.6014। तो यहाँ पे नहीं किसी को समझ में आया तो बेटा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बिकॉज log 4 इज इक्वल टू 0.6021 या 30, क्योंकि log 2 का वैल्यू 0.30 होता है ना, 3010, तो वही उसको डबल कर दो, हो गया। ये अपन इतना है, जब कैलकुलेट किया तो हमारा, अब देखते हैं कि हमने कैलकुलेट किया तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहां तक बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो ये इक्वल टू हमारा आएगा 5.863 10 to the power 4, क्या है 10 to the power 4 है, 10 to the power 4 आपका है जूल पर मोल, जूल आएगा पर मोल आएगा। जब इसको हम चेंज करेंगे ये को किलो में तो 52.863 अब आ जाएगा आपका किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये का वैल्यू आएगा 5.2863 इंटू 10 टू पावर 4 जूल पर मोल आएगा, जूल पर मोल आएगा। उसके बाद ये इक्वल टू आएगा आपका के केल्विन में 52.863 के जूल पर मोल, ठीक है। यहां तक बेटा आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं आगे फिर बताऊंगा कंटिन्यू।